हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स देखा था और इंट्रोडक्शन किया था कि वेक्टर्स कैसे होता है ना, और उसको हम कैसे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखते हैं, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी वेक्टर के लिए आपको अगर वेक्टर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना ईजी है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो आपको देखा था, और डायरेक्शन अगर निकालने के लिए बोले तो हमें एक्चुअली में क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना होता है ना। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है, और डायरेक्शन कोसाइन हमने कैसे निकाला था आपको समझ में आ रहा है। कोसाइन किस लिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें कॉस का टर्म यूज होता है ना, इसलिए उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे हैं। अगर वेक्टर मान लो मेरा ए है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, है ना। और डायरेक्शन कोसाइन की जब बात करेंगे तो हमें एक्चुअली में क्या बताना पड़ेगा, एल, एम और एन तीनों क्वांटिटी हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो वेक्टर के बारे में हम अभी और डिटेल में करेंगे कि वेक्टर को जनरली हमें किस तरीके से मिलेगा, वेक्टर का फॉर्मेट वो हम अभी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वेक्टर्स के टाइप्स देख लेते हैं, है ना, कि किस किस टाइप्स के वेक्टर आपके पास आने वाले हैं। तो इसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, उस डेफिनेशंस को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो लिख लो टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट टाइप था जो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, फर्स्ट कौन सा था, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो पोजीशन वेक्टर हम किसको बोलते हैं, अ वेक्टर हुज, लिख लो, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, है ना। इनिशियल पॉइंट आपको याद है ना, इनिशियल और टेल, है ना, या तो टेल होगा या इनिशियल, बोलो एक ही बात है। इनिशियल पॉइंट इज एट ऑरिजिन। तो अगर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी वेक्टर को देख रहे हो, है ना, इसके रिस्पेक्ट में अगर किसी वेक्टर को ज्वाइन कर रहे हो तो ये मेरा वेक्टर बन गया, है ना। तो ये अगर मेरा P है तो हम इसको क्या बोलेंगे, OP वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है ना। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या हो गया कि हमारा ये पोजीशन है, किसका पोजीशन है, P का पोजीशन है कि नहीं। और P का पोजीशन हम किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अगर ओरिजिन से उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे तो जो वेक्टर बनेगा वो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का तो ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं और क्या होता है, ठीक है। इसी में दूसरे टाइप का एक और वेक्टर है जिसको हम क्या बोलेंगे, तो एक और टाइप का वेक्टर है उसको लिख लो जीरो वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट वेक्टर है जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर हम किसे बोलेंगे और जीरो वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, जीरो वेक्टर के लिए हम जीरो लिखते हैं और ऊपर में एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका नोटेशन हो गया। और जीरो वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जीरो वेक्टर अगर आप लिखोगे तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, जिसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, है कि नहीं, यानी उसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, जिसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर, है कि नहीं। यानी ये स्टार्ट भी यहीं से हो रहा है और खत्म भी यहीं पे हो रहा है ना, इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इसी पॉइंट पे खत्म ही हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो, है कि नहीं, क्योंकि उसमें कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो ही होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, और ये सब डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो जीरो वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया जीरो, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आप क्या लिखोगे, डायरेक्शन इज एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है ना। आपको जिस डायरेक्शन में इसको लेने का मन होगा आप उस डायरेक्शन में इसको ले सकते हो। अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, और इस वेक्टर में अगर मुझे जीरो वेक्टर दिखाना तो मैं बोल दूंगा कि जीरो वेक्टर है जो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में आप चूज कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपको कहां पे लेना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे जीरो वेक्टर को, वो आगे अभी आपको समझ में आएगा। अभी के लिए बस हमें डेफिनेशन देख रहे हैं कि जीरो वेक्टर क्या होता है,
ठीक है। इसी में थर्ड है जिसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? यूनिट वेक्टर नेम से सजेस्ट हो रहा है यूनिट, है ना, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, है ना। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी और 1, है ना, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ऐसा वेक्टर या जितने भी वेक्टर होंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड निकाला और ये मुझे 1 मिल गया, है ना, तो ए वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। क्लियर है। और यूनिट वेक्टर का एक स्पेशल नोटेशन होता है, उस नोटेशन को लिख लेते हैं, है ना। तो नोटेशन क्या होता है यूनिट वेक्टर का? नोटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, नोटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम हमेशा ए लिखते हैं और ऊपर में इस टाइप का कैप यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप ये लिख रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो ऐसा अगर कुछ भी लिखा रहा है इसका मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। और इसका आप मॉड लिखोगे तो हमेशा कितना मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। क्लियर है। तो यूनिट वेक्टर का पर्टिकुलर नोटेशन ये है, अगर जैसे ये मेरे पास ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे पता चल जाए कि 1 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ए कैप लिख दूंगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड आपको समझ में आना चाहिए। और डायरेक्शन किस तरफ होगा, और पहली चीज है कि इसको फाइंड कैसे करेंगे, है ना। तो हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आप कैसे फाइंड करोगे? तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपके पास कोई एक वेक्टर गिवन होगा, ए वेक्टर, हमें इसका मैग्नीट्यूड 1 बनाना है, यानी इस वेक्टर का अपने आप में क्या होगा? एक डायरेक्शन होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा, है कि नहीं। अगर मैं इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यानी ए जो है, ए वेक्टर जो है, इसी को अगर मैं ए इसी के मॉड से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? ए कैप। क्लियर है। तो ए कैप नोटेशन आपको समझ में आ रहा है कि नोटेशन इस टाइप का होगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना। कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगा आपको। जब हमें ए वेक्टर सही से पता होगा तो हम ए वेक्टर, ए कैप भी आपको मैं निकालना सिखाऊंगा कि कैसे निकालना है। बस आपको ये डेफिनेशन याद रखना है कि अगर किसी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा, है कि नहीं। और यहां पे देखो, अगर आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इस ए में, ये जो ए कैप है, अगर मैं इसमें मैग्नीट्यूड लगा दूं, है ना, तो इसमें मैग्नीट्यूड लगाने का मतलब क्या हो गया कि इस तरफ भी आपको मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा पूरे में, है ना। नीचे में तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है तो ये मैग्नीट्यूड कहां चला जाएगा? ऊपर में, है ना। और देखो दोनों सेम हो गया तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए ए यूनिट वेक्टर होता है। हमें किसी गिवन वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है। आपको याद होगा कि आपने फिजिक्स में भी किया होगा, सर ने भी बताया होगा आपको कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, और आपने 11th में भी किया होगा वेक्टर वाले चैप्टर में फिजिक्स में, है ना। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, है ना। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम क्या लेते हैं? जे कैप। और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर हम क्या लेते हैं? अलोंग के कैप, है ना। तो आई कैप क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? आई कैप। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। वैसे ही जे क्या होता है? जे कैप, कहीं भी कैप लगा रहे हैं इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर ही है। तो ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है। और के कैप किस डायरेक्शन में होता है? के आपका जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। क्लियर है। अब अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि ये बताओ आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, है कि नहीं। और अगर क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो वैसे ही यहां पे भी ये जो ए कैप है इसका डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे आप?
तो इसका डायरेक्शन लिख लो, डायरेक्शन ऑफ ए कैप इज अलोंग ए वेक्टर, है ना, अलोंग ए वेक्टर। यानी जब हम डिवाइड कर रहे हैं, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट होगा, मैग्नीट्यूड ही इफेक्ट होगा, है ना, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वही, जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही ए कैप का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास आई कैप है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड हमें पता है। अगर कोई मुझे इसका डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, डीसी बताना पड़ेगा, है ना। और डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, एल्फा निकालना पड़ेगा, एंगल एल्फा, है ना। इसके लिए हमें एल्फा या एल एम एन निकालना पड़ता है ना। तो एल कितना होगा, कॉस एल्फा, एम कितना होगा, कॉस बीटा, और एन कितना होगा, कॉस गामा, है कि नहीं। अब देखो एल्फा क्या है, एल्फा है एंगल किससे, एक्स एक्सिस से ही। तो ये वेक्टर तो इसी के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा होगा, 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वाई एक्सिस से ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो देखो कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो गामा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 100, है ना। तो आई के लिए अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन लिखना है तो आप क्या बताओगे, 1,0,0, है ना। वैसे ही जे के लिए अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना होगा तो आप क्या लिखोगे, 0,1,0। याद आ रहा है ना। बस वैसे ही आप डायरेक्शन कोसाइन निकालते जाओ, अल्फा बीटा गामा, और आप देखोगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, और के का कितना हो जाएगा, 0,0,1, है ना। तो ये 0,0,1 क्या है, ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन है। आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 3 पेयर होता है ना, 3 का पेयर होता है, एल एम एन का पेयर होता है। तो एल की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 0 है। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई जे के को हम कैसे यूज करते हैं ये भी थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूं। पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ टाइप के वेक्टर पे, जिसको हम बोलते हैं को इनिशियल पॉइंट। को इनिशियल वेक्टर, है ना। तो को इनिशियल वेक्टर हम किसको बोलेंगे, वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, है कि नहीं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, वेक्टर हुज, और वेक्टर्स एक से ज्यादा वेक्टर होंगे, वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको फिगर में ड्रॉ करूं तो मान लो मैंने एक पॉइंट यहां पे ये ले लिया, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट से मैं यहां पे एक वेक्टर बना रहा हूं, है ना। यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन कर दिया तो ए वेक्टर बन गया। वैसे ही दूसरा मैं वेक्टर ले रहा हूं बी, तीसरा मैं वेक्टर ले रहा हूं सी। तो सब वेक्टर का देखो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, सेम ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर को इनिशियल पॉइंट, है ना। क्या हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर, पॉइंट नहीं, को इनिशियल वेक्टर। क्लियर है। तो नेम से समझ में आ रहा है कि को इनिशियल वेक्टर क्या होगा। ये वेक्टर और ये वेक्टर को इनिशियल वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट अलग अलग जगह पे है। क्लियर है। तो ये फोर्थ टाइप का हो गया आपका को इनिशियल वेक्टर। एक और है जिसको हम बोल रहे हैं कोलिनियर वेक्टर, जिसको हम बोल रहे हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे, और कोलिनियर वेक्टर से पहले लिख लो पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर हम किसको बोलेंगे, अ वेक्टर और टू वेक्टर, है ना, टू वेक्टर इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर इफ two vectors are called parallel vector if they are parallel to same vector,
पैरेलल टू सेम वेक्टर, है ना। और पैरेलल मतलब क्या हो गया कि आपको याद है पैरेलल मतलब क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, है ना। तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, वेक्टर विच इज हुज डायरेक्शन इज सेम एज गिवन वेक्टर, है ना। और इसी को दूसरे लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो, वेक्टर हुज डायरेक्शन इज सेम एज, ठीक है। ये डेफिनेशन हटा दो, ये दूसरे का डेफिनेशन है। और इसी को लिख लो, टू वेक्टर आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम हो, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो, एक वेक्टर मेरे पास मैंने ये ले लिया, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर मैंने ये ले लिया, दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। अगर मैं एक वेक्टर ये ले लेता हूं सी वेक्टर, तो सी वेक्टर भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा, है ना। मैग्नीट्यूड भले ही अलग है, लेकिन सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन में इसको हम क्या बोलेंगे, तीनों को पैरेलल वेक्टर। तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर, क्लियर है। तो ये मेरा हो गया पैरेलल वेक्टर। वैसे ही एक और टाइप का होता है, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ लिख लो, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर समझ में आ रहा है ना। एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलोगे, मान लो, है ना, इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, बस आप ये समझ लो फिगर से। ये मेरा एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है, इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर मैं ले रहा हूं सेम इसी तरीके से, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। ए एंड बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा कि दो वेक्टर जिसके बीच में एंगल जो होगा और जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा, है ना। टू वेक्टर विच हैज, लिख लो डेफिनेशन अगर लिखना है तो, टू वेक्टर विच हैज डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, है ना। तो एक वेक्टर अगर इस तरफ है तो दूसरा वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर आप इस तरफ लोगे तो दूसरा इस तरफ लोगे, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो बस नेम है, ध्यान रखना कि कहीं कहीं पे वर्ड ऐसा यूज हो जाता है, तो वहां पे इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और टाइप का वेक्टर है, अब हम आते हैं कोलिनियर वेक्टर पे, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर किसे बोलेंगे, लिख लो डेफिनेशन, कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, two vectors are called collinear vector if they are parallel to, है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल, कुछ भी हो सकता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू थर्ड वेक्टर, है ना, और पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो मेरे पास एक कोई वेक्टर पहले से गिवन है, ठीक है, उसी वेक्टर के पैरेलल में दो वेक्टर बना रहा हूं। एक वेक्टर मैंने ऐसा बनाया, ये हमें गिवन वेक्टर था, है ना, इस वेक्टर के पैरेलल मान लो मैं ये वेक्टर बना रहा हूं, और इसी वेक्टर के पैरेलल मैं एक और वेक्टर बना रहा हूं, है ना। तो ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। तो बी एंड सी क्या कहलाएगा, बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर, क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर। और अगर मैं एक और वेक्टर ऐसा बना दूं इस टाइप का, तो बी एंड सी क्या होगा, सॉरी बी एंड, इसको डी मान लो, बी एंड डी आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर, सी एंड डी आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर, है ना। तो यहां पे भी मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो होना चाहिए वो इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया कोलिनियर वेक्टर का। एक और डेफिनेशन है, एक और है जिसको हम बोल रहे हैं इक्वल वेक्टर, एक और वेक्टर है जिसको हम बोल रहे हैं इक्वल वेक्टर। तो वेक्टर इक्वल कब होगा,
वेक्टर इक्वल, है ना, तो लिख लो टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर if their magnitude and direction are same। ठीक है, एक दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, एक वेक्टर मान लो मैंने ये ले लिया और दूसरा वेक्टर मान लो मैंने सेम इसी टाइप का लिया, इसी लेंथ का लिया, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ए, यहां पे हम a इक्वल टू बी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा वेक्टर हो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन देखो अलग है, तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा? क्या मान लो ये c और d है, तो क्या हम c इक्वल टू d लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, है ना। अगर मान लो एक वेक्टर मेरे पास ऐसा वेक्टर है और एक वेक्टर मेरे पास ये छोटा वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर भी क्या होगा? ये दोनों वेक्टर भी क्या होगा? इक्वल वेक्टर नहीं होगा, है ना। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ यही वेक्टर क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है? इक्वल वेक्टर। उसके बाद एक और टाइप का वेक्टर है जिसे हम बोल रहे हैं नेगेटिव वेक्टर। एक और वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं? तो लिख लो अ वेक्टर और टू वेक्टर, एक वेक्टर नहीं दो वेक्टर की बात करेंगे, टू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड आर सेम, बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो देखो नेगेटिव वेक्टर आपका कोलिनियर वेक्टर बन सकता है ना, क्योंकि यहां पे देखो मैंने बताया था कि ये देखो सेम है ना, ये दोनों सेम है, मैग्नेट डायरेक्शन अलग है, लेकिन फिर भी ये क्या हो सकता है? कोलिनियर हो सकता है ना। तो नेगेटिव वेक्टर क्या हो सकता है आपका? कोलिनियर वेक्टर हो सकता है। कोलिनियर इक्वल वेक्टर भी आपको क्या बोल सकते हो? इसको कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हो। क्लियर है? जैसे अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है और मैं एक दूसरा वेक्टर बना रहा हूं जो डायरेक्टली सेम टू सेम इसी टाइप का है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन बस क्या है? अलग डायरेक्शन में। तो अगर ये ए वेक्टर है तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? माइनस ए वेक्टर, है ना। तो नेगेटिव लगाने का मतलब ये होता है, और नेगेटिव वेक्टर का मतलब एक्चुअली में ये होता है। क्लियर है? तो ये सब कुछ हमें समझ में आना चाहिए कि वेक्टर कितने टाइप्स के हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जिसको हम बोल रहे हैं फ्री वेक्टर। ठीक है, तो फ्री वेक्टर क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है? फ्री वेक्टर होता है ना। कोई भी वेक्टर, आप जो भी वेक्टर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम लोग जितने टाइप के वेक्टर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर, है ना। तो हम लोग कौन सा वेक्टर पढ़ते हैं? सिर्फ फ्री वेक्टर ही पढ़ते हैं। फ्री वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि मान लो कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं विदाउट इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए इसी वेक्टर को मैं शिफ्ट करके, है ना, इसको मैं शिफ्ट करके यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर ये ए वेक्टर होगा तो ये भी क्या होगा? ए वेक्टर ही होगा। इसी वेक्टर को मैं शिफ्ट करके यहां भी लेके जा सकता हूं। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो फ्री वेक्टर्स कौन सा वेक्टर होता है? फ्री वेक्टर्स which can be shifted to anywhere without changing the direction और मैग्नीट्यूड, है ना। तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए उसका आप कहीं भी शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये सब क्या है? सेम टाइप का ही वेक्टर है। ठीक है, तो अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे तुम देखोगे कि मैं कोई वेक्टर कहीं पे दिया हुआ है
तो उसको मैं शिफ्ट करके कहीं भी लेके जा रहा हूं, है ना। तो ये पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे वेक्टर क्या है, पोजीशन फ्री वेक्टर्स है ना। तो बाय डिफॉल्ट आप ये समझ के चलो कि जितने भी वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब कौन सा वेक्टर है, फ्री वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर को आप कहीं भी प्लॉट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्लियर है? तो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि आपको कैसे वेक्टर्स को प्लॉट करना और क्या करना होता है। ठीक है। दूसरी चीज कि हमें अगर वेक्टर को प्लॉट करना है तो ठीक है, तो उसको कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हो। यहां तक करने के बाद आप एक्सरसाइज, है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 से लेके 3 तक 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, है ना। लास्ट के 2 क्वेश्चन भी अब आप कर सकते हो क्योंकि वो इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 अब आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। इजी सा पार्ट है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सब कुछ आपका किया हुआ है, बस आप डेफिनेशन पढ़ो और इसको टिक करते रहो। पीछे आंसर दिया हुआ तो आप मैच करा के देख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेफिनेशन वाला पार्ट कि इतने टाइप्स के हमारे पास वेक्टर्स हैं। ठीक है। अब हम आते हैं जो हम लोग एक्चुअली में वेक्टर आपका डिफाइन किस तरीके से होगा और आपको दिया किस तरीके से होगा, है ना। तो वेक्टर जो होगा आपका इन जनरल, है ना, इन जनरल जो आपका वेक्टर होगा, वेक्टर हमें कहां पे पढ़ना है, वेक्टर इन 3D स्पेस, है कि नहीं। हमें 3D स्पेस में वेक्टर्स को पढ़ना है। 3D स्पेस में अगर वेक्टर को पढ़ना है इसका मतलब हमारे पास वेक्टर क्या होगा, इस टाइप से एक्स वाई जेड एक्सिस में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, है कि नहीं। कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड एक्सिस में मेरा कहीं ना कहीं वेक्टर लाई कर रहा होगा। क्लियर है। तो अगर एक्स वाई जेड एक्सिस में कहीं ना कहीं मेरा वेक्टर लाई कर रहा है तो मुझे क्या करना होगा, तो देखो मान लो मैं यहां पे कोई एक वेक्टर प्लॉट कर देता हूं। ठीक है। यहां पे मान लो कोई मान लो मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया P। याद होगा आपको लास्ट क्लास में P वेक्टर हमने A, B, C लिया था, ये पॉइंट था। और इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। और ये कौन सा वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ये क्या है, OP वेक्टर। और OP वेक्टर आपको किस टाइप से दिखाई पड़ेगा, है ना। तो देखो इस P कोऑर्डिनेट का x पार्ट कितना है, x में कितना यूनिट मूव करना पड़ रहा है, a यूनिट मूव करना पड़ रहा है कि नहीं। वैसे ही y में कितना यूनिट मूव करना पड़ रहा है, b यूनिट मूव करना पड़ रहा है। और वैसे ही z में कितना यूनिट मूव करना पड़ेगा, c यूनिट मूव करना पड़ेगा, है ना। तब आप इस वाले पॉइंट पे पहुंच पाओगे। याद होगा कि ये प्लेन में लाइन नहीं कर रहा है, प्लेन से बाहर है। ठीक है। तो अब देखो इस x एक्सिस के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर तो पता है ना, कौन सा होता है, i कैप। y के डायरेक्शन में भी हमें पता है j कैप, और z के डायरेक्शन में भी पता है हमें k कैप, है ना। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा जो 5 यूनिट का होगा, है कि नहीं। वैसे ही 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 यूनिट का बन जाएगा क्योंकि हमारे पास यूनिट ही 1 है कि नहीं। जैसे आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हो तो वहां पे आप 1 kg का एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जिससे वो मेजर करके देता है। तो अगर आपको 5 kg लेना है तो उसको वो 5 बार मेजर करेगा, है ना। 10 kg लेना है तो 10 बार मेजर करता है वो। सेम उसी तरीके से तो यहाँ पे हमारे पास कितना यूनिट हमें मूव करना है इस डायरेक्शन में, a यूनिट। तो अगर मुझे इसको वेक्टर बनाना है तो वेक्टर में मैं कैसे लिखूंगा, a, और इस वाले वेक्टर को हमें एक्चुअली में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, a से, है ना। तो यहाँ पे आपका x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, a i कैप, है कि नहीं। वैसे ही y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, b j कैप, और z डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, c k कैप। क्लियर है। तो ये मेरे पास वेक्टर, मेरा ये वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। तो जब भी अब आप कोई भी वेक्टर देखोगे, है ना, कोई भी क्वेश्चन में आपको वेक्टर दिया होगा एक्सरसाइज 10.1 के बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपका सारा वेक्टर किसके फॉर्मेट में लिखा होगा, i j k के फॉर्मेट में ही लिखा होगा, है ना। और इन जनरल जब भी हमें कोई एक वेक्टर दिया होगा a वेक्टर, तो इस वेक्टर का कुछ i कंपोनेंट होगा तो उसको मैं ai बोल रहा हूं, है ना। कुछ y कंपोनेंट होगा तो a2j बोल रहा हूं, और कुछ k कंपोनेंट होगा उसको मैं a3k बोल रहा हूं, है ना। तो इन जनरल जो है आपका वेक्टर इस फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इन जनरल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन,
है ना। तो वेक्टर आपको इस रिप्रेजेंटेशन में आपको शो कर रहा होगा, है ना। और फिजिक्स में भी आपने इसी टाइप से पढ़ा होगा, याद होगा कि हमारे पास आई जे के फॉर्मेट में कुछ ना कुछ दिया रहता है। या तो अगर आपने 2D पढ़ा होगा तो सिर्फ आई जे के होगा, सिर्फ आई और जे होगा, के नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम 3D में पढ़ रहे हैं तो आई जे के तीनों होगा, है ना। अगर कोई एक कंपोनेंट 0 हो जाए तो वो कंपोनेंट हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे तीनों लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो वेक्टर दिखाई पड़ेगा वो किस फॉर्मेट का होगा, इस फॉर्मेट का होगा, ठीक है। इस वाले में इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये अपने आप में क्या एक वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेक्टर बोलेंगे। और ये कौन सा कंपोनेंट है ना, एक्स कंपोनेंट है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट वेक्टर, ठीक है। ये क्या होगा, वाई कंपोनेंट वेक्टर, क्लियर है। वाई कंपोनेंट यानी ये पूरे टर्म को जे के साथ मिक्स करके, है ना। ये पूरे क्वांटिटी को मैं बोल रहा हूं, ये जो पूरा क्वांटिटी ये मेरा एक्स कंपोनेंट वेक्टर है, ये पूरे मेरा वाई कंपोनेंट वेक्टर है, और ये पूरे मेरा जेड कंपोनेंट वेक्टर है, ठीक है। तो देखो एक वेक्टर जो है वो कितने कंपोनेंट से मिलके बना होगा, 3 कंपोनेंट से मिलके बना होगा। क्योंकि हमने 3D में पढ़ रहे हैं तो 3 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा और एक जेड कंपोनेंट होगा, क्लियर है। साथ ही साथ यहां पे देखो ए वेक्टर जो है, यहां पे मैं फिर से ए वेक्टर को लिख रहा हूं। यहां पे मान लो मेरे पास ए वेक्टर है और इसको मैं फिर से वही लिख रहा हूं, ए आई प्लस ए टू जे के कैप, है ना। यहां पे मैं कैप लगाऊंगा और ये ए3 के कैप, क्लियर है। तो ये कैप हो गया। तो ये कंप्लीट टर्म तो मेरा वेक्टर है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वेक्टर, ये क्योंकि वेक्टर है तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्चुअली में, वेक्टर कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर कंपोनेंट। तो ये एक्स कंपोनेंट का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स वेक्टर कंपोनेंट, है ना। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरा वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही ये भी मेरा जेड भी क्या हो जाएगा, मेरा वेक्टर कंपोनेंट ही होगा, है कि नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है कि वेक्टर कंपोनेंट क्या है। वैसे ही अगर आप आई जे के को छोड़ दोगे, है ना, सिर्फ आप ये वाला टर्म ले लोगे A1, तो A1 क्या कहलाएगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, है ना, एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, क्लियर है। ये क्या कहलाएगा, ये भी मेरा वाई कंपोनेंट है और ये मेरा क्या है, जेड कंपोनेंट है। लेकिन साथ ही साथ ये कौन सा कंपोनेंट है, ये मेरा स्केलर कंपोनेंट है, क्लियर है। ये मेरा क्या है, स्केलर कंपोनेंट। क्यों स्केलर कंपोनेंट है, क्योंकि मैंने आई को हटा दिया, है ना। तो सिर्फ हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या है, स्केलर कंपोनेंट। तो ये जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। और अगर आप वेक्टर के साथ ले लोगे या कैप के साथ ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट बन जाएगा, क्लियर है। तो आपके पास जो अब आपके पास वेक्टर डिफाइन होगा, है ना, जो आपको पास वेक्टर अब गिवन होगा, तो हमेशा आपको वेक्टर इसी फॉर्मेट में गिवन होगा। किस फॉर्मेट में, a1i प्लस a2j प्लस a3k, क्लियर है। तो आई जे के कंपोनेंट में आपको वेक्टर गिवन होगा, क्लियर है ना। तो हमेशा आपको वेक्टर इसी फॉर्मेट में गिवन होगा। और जस्ट अभी आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपको वेक्टर गिवन है तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो अगर कोई मुझे ये पूछता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, है ना। और ये वेक्टर किसके इक्वल होगा, रूट ओवर आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर, क्लियर है। लास्ट क्लास में भी हमने यही किया था, है ना। और अगर हमें कोई डायरेक्शन पूछता है ना, डायरेक्शन पूछता है तो हमें क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन हम क्या लिखते हैं, एल क्या होता है, कॉस एल्फा, एम क्या होता है, कॉस बीटा, और जेड क्या होता है, सॉरी एन क्या होता है, कॉस गामा, है ना। और कॉस एल्फा हम यहां से कैसे लिखेंगे, मान लो कि अगर मेरे पास ये वेक्टर है तो इस वेक्टर का हम कॉस एल्फा कैसे लिखेंगे, तो कॉस एल्फा के लिए क्या होगा, a1, है ना, जो आई वाला कंपोनेंट है, याद होगा उसमें जो एक्स कंपोनेंट था वो हम लेते थे, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या है, ये वाला। और क्योंकि हम स्केलर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम स्केलर लेंगे, तो इसका स्केलर कौन सा है, a1,
और a1 को हम किससे डिवाइड करेंगे, a1 बाई मॉड ऑफ a, याद होगा। और a1 बाई, इसी को आप क्या लिख सकते हो, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। क्लियर है। वैसे ही जब हम m लिखेंगे तो m क्या हो जाएगा, जब आप m क्वांटिटी लिखने का ट्राई करोगे, है ना, तो m क्वांटिटी क्या हो जाएगा आपका, m वाला हो जाएगा हमारा b, है ना, जो आपका सेकेंड कंपोनेंट है। क्लियर है। तो सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, m कौन सा होता है, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है, a2, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, a2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, और इसी को हम क्या लिखेंगे, a2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है। और वैसे ही n की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, a3 बाय मॉड a, और ये कितना हो जाएगा, a3 बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है। तो जब हमें कोई डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, डीसी की वैल्यू क्या बताऊंगा, l m n, और इसको मैं क्या लिखूंगा, a1 बाय मॉड ऑफ a, a2 बाय मॉड ऑफ a और a3 बाय मॉड ऑफ a। क्लियर है ना, तीनों कंपोनेंट मैंने लिख दिया यहां पे, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही तो ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया, और मेरा ऊपर में मैंने मैग्नीट्यूड यहां पे आपको निकाल के दिखाया है ना, तो ये मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो किसी भी गिवन वेक्टर के लिए अब जो आपके पास वेक्टर गिवन होगा वो हमेशा किस फॉर्मेट में गिवन होगा, हमेशा वो इसी फॉर्मेट में गिवन होगा, आई जे के फॉर्मेट में ही गिवन होगा। ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल शो करता हूं आपको, एग्जांपल के थ्रू। मान लो हमें दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और यहां पे मान लो हमें दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, है ना। तो यहां पे देखो मेरा वेक्टर क्या है, a वेक्टर मैं क्या लिखूंगा, i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर, k कैप, है ना। तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड हम क्या लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर i का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, j का भी 1 है, k का भी 1 है, तो तीनों का स्क्वायर करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, √3। क्लियर है। और अगर डायरेक्शन की बात करता है तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम पहले l निकालेंगे। l क्या होता है, i का कंपोनेंट कितना है, 1, तो 1 और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, याद है। m भी कितना हो जाएगा, 1 बाई √3, और n भी कितना हो जाएगा, 1 बाई √3, है ना। तो जब हमें dc लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 बाई √3, 1 बाई √3, 1 बाई √3। क्लियर है। तो ये मेरा डायरेक्शन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। मान लो सेकंड वेक्टर मुझे दिया हुआ है बी वेक्टर, और बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो। मान लो मेरे पास ये है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, मान लो मैंने ये ले लिया। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड आप क्या लिखोगे, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो, कितना होगा, 4 प्लस 4 प्लस 9, कितना हो गया, √17। और अगर कोई डायरेक्शन कोसाइन की बात बोलेगा, है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन में फर्स्ट कंपोनेंट क्या लिखोगे, 2 बाई मॉड बी, सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, -2 बाई मॉड बी, और थर्ड कंपोनेंट क्या होगा, 3 बाई मॉड बी, है ना। तो ये मेरा डायरेक्शन हो गया और ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। तो किसी भी वेक्टर के लिए आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, है ना, इजी है। तो अब जो आपके पास यहां से आगे आपके पास जो भी वेक्टर देखने को मिलेगा वो सारा वेक्टर इसी i j k कंपोनेंट के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हम नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो बी वेक्टर इस टाइप से, लेकिन एक्चुअली में वो गिवन किस तरीके से होगा, एक्चुअली में वो गिवन होगा इस फॉर्मेट में, है ना, हमेशा वो i j k फॉर्मेट में ही गिवन होगा। तो अब हम यहां से आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब इसी टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन को, जो हमारे पास वेक्टर गिवन होगा ए वेक्टर, वो हमेशा a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप के फॉर्मेट में ही, है ना। तो इसी फॉर्म का हमें वेक्टर हमेशा गिवन होगा। क्लियर है।
तो जो भी वेक्टर गिवन होगा इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है, आपको डायरेक्शन निकालना आता है। ठीक है, तो वेक्टर का पहली चीज कि आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना आना ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चन करके आपको दिखा दिया है कि कैसे किसी भी गिवन वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हो गया आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेशन का। ठीक है, किसी भी गिवन वेक्टर के लिए आप इस तरीके से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी वेक्टर गिवन हो आप इजीली वो चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक करने के बाद आप एक्सरसाइज 10.2 के 3 क्वेश्चन अब आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप इसके ट्राई करना है ना, और 2 क्वेश्चन प्रीवियस वाले पार्ट का जो बाकी था सिंपल सा क्वेश्चन है वो आप देखोगे हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी बस आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अब ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे कि हम वेक्टर में क्या क्या ऑपरेशन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने नंबर में कौन कौन सा ऑपरेशन किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया था, उसी टाइप से हम वेक्टर में भी देखेंगे कौन कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं। सेम टाइप से आपसे मैट्रिक्स में भी किया था, क्या किए थे, है ना, हमने एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था। वैसे ही हम वेक्टर में भी देखेंगे कि कैसे कैसे ऑपरेशंस वगैरह इसमें वैलिड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वेक्टर हमें हमेशा इस फॉर्म में दिया होगा तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना आना चाहिए किसी भी टाइप का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल के रखना। ठीक है, फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इन सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल के बताना कि कितना होगा। 2i - 3j + 4k। ठीक है, दूसरा मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, बी वेक्टर i - j + k। ठीक है, तीसरा मैं वेक्टर ले रहा हूं सी वेक्टर 2i/3 + 3i/4 + 4i/5। ठीक है, ये मेरा वेक्टर है ना, ये j है और ये k है। ठीक है, तो देखो सारा वेक्टर हमें i j k के टर्म्स में दिया हुआ है, सब में आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इजी सा पार्ट है, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये चीज आइडिया मिलेगा कि वेक्टर में कैसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आप लोग कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन कैसा होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये क्वेश्चन करो, फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।